हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो RIMC, RMS, सैनिक स्कूल जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि आपके एग्जाम के सिलेबस में जहां पे जनरल नॉलेज मेंशन किया गया है वहां जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलवेज पूछे जाते रहे हैं। तो आज के इस सेशन में मैं 1 से लेकर 15 अक्टूबर 2023 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके साथ इस सेशन में डिस्कस करना चाहूंगा। और ऐसे ही अपकमिंग सेशंस आपके लिए मैं रेगुलर बेसिस पे लेकर आता हूं, जिन्हें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। एंड आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, चैनल पे मैंने एक और इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट की है जिसमें जो आपके एग्जाम से रिलेटेड PYQ है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो पहले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं वो भी मैंने आपके लिए स्टार्ट किया है। और ये क्वेश्चन ना इतने इंपॉर्टेंट है कि इन्हें आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो चैनल पे अवेलेबल है, या तो आप इस वीडियो के एंड पे देख सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट न्यूज आता है आपके सामने कि इंडिया की तरफ से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन अजय। अब ऑपरेशन अजय को इंडिया ने क्यों स्टार्ट किया, तो आप सभी ने कुछ दिनों से न्यूज में देखा होगा कि इजराइल के ऊपर हमास ने अटैक कर दिया है। और उस अटैक के सिचुएशन की वजह से यहाँ पे वॉर जैसी सिचुएशन डेवलप हो गई है। और अगर वॉर जैसी सिचुएशन डेवलप्ड हुई है इसका मतलब क्या है, इसका क्लियर सा मतलब है कि इजराइल भी काउंटर बैक करेगा और ऐसे में एक वॉर होना है। और उस सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या आ सकती है, उस सिचुएशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ सकती है कि जो रेजिडेंट है, जो इंडियंस हैं जो वहां पे इजराइल में रह रहे हैं, उनको कैसे सिक्योरली इंडिया वापस लाया जा सके। तो उन इंडियंस को जो कि इजराइल में फंसे हुए हैं उन्हें इजराइल से वापस इंडिया लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट में जो ऑपरेशन स्टार्ट किया, उस ऑपरेशन का नाम यहां पे रखा गया है ऑपरेशन अजय। दूसरी चीज, अब जब इस टाइप का सिचुएशन हो ही चुका है तो इस सिचुएशन में ऑब्वियस है कि इजराइल की तरफ से कैसे फंक्शन किया जाएगा। तो इजराइल की जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, नाम आपको याद रखना है बेंजामिन नेतन्याहू, एग्जाम में आपके लिए तो इंपॉर्टेंस रखता है ये। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने 12 अक्टूबर के दिन एक इमरजेंसी यूनिट गवर्नमेंट का डिक्लेयर कर दिया। और ये जो इमरजेंसी गवर्नमेंट होगी वो यहाँ पे फंक्शन करेगी कि वॉर के सिचुएशन में कैसे टैकल किया जा सके, वॉर के सिचुएशन को ये कैसे काउंटर बैक करेंगे एंड ऑल दैट रिलेटेड फंक्शंस जो हैं वो यहाँ पे इसके थ्रू करने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग, जब इजराइल पे हमास के अटैक के बारे में आप चर्चा कर ही चुके हैं तो आपको इस अटैक या इस वॉर के बारे में भी बेसिक आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक मैप देख पा रहे हैं जो इजराइल और उसके नेबरिंग कंट्रीज से रिलेटेड है। जैसे ऊपर की तरफ लेबनान है, यहाँ पे गोलन हाइट है जो कि इजराइल ऑक्यूपाइड है और इसके पास सीरिया है। नीचे की तरफ जॉर्डन देखेंगे आप, और यहाँ पे आप इजिप्ट देख पाएंगे। तो बेसिकली ये जो पूरा पार्ट है ये पूरा इजराइल है। एंड इजराइल के कुछ कॉन्फ्लिक्टेड रीजन्स हैं, जैसे एक कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है वेस्ट बैंक वाला और दूसरा है गाजा स्ट्रिप से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो गाजा स्ट्रिप है वो 10 किलोमीटर बाई 41 किलोमीटर का स्ट्रिप है। मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो एवरेजली 10 किलोमीटर है और इसकी जो लेंथ है यहाँ पे वो एवरेज 41 किलोमीटर के आसपास है। किसके पास है, तो देखो यहाँ पे एक सी है जिसका नाम क्या है, मेडिटेरियन सी है। तो मेडिटेरियन सी के पास ये आता है एंड ये पैलेस्टाइन का एक टेरिटरी के रूप में जाना जाता है। पैलेस्टाइन की दो टेरिटरीज है यहाँ पे, एक तो जो गाजा स्ट्रिप है वो है और दूसरा क्या है, वेस्ट बैंक ये है। तो ये दो जो एरिया है ये पैलेस्टाइन के अंडर कंट्रोल में आता है और ये सारे ही इजराइल के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, इजराइल जो है वो गाजा बॉर्डर को कंट्रोल करता आया है। हालांकि 2005 में इसने डिक्लेयर कर दिया था कि हमने गाजा को फ्री कर दिया है, यहां से हमारी जो सोल्जर्स है उन्हें बाहर निकाल लिया है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो इजराइल जो है ना वो इसे 2005 से अपने कंट्रोल में रखे हुए है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको ये देखने को मिलेगी कि जो गाजा बाउंड्री है ना, वो 1949 में इजिप्ट और इसराइल में एक आर्मिस्टिक एग्रीमेंट हुआ था। इजिप्ट और इसराइल ने एक एग्रीमेंट के थ्रू गाजा का जो बॉर्डर है वो क्रिएट किया था। बाद में क्या हुआ, यहाँ पे हमास नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूएसए ने बैन भी किया हुआ है, इससे वहां पे इलेक्शंस लड़ा। ये एक टाइप का टेरर ऑर्गेनाइजेशन बताया जाता रहा है। इसने इलेक्शंस लड़ा और इलेक्शंस जीत चुके हैं। इलेक्शंस के जीतने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने 2007 से गाजा पे अपना कंट्रोल करना स्टार्ट किया है और रेगुलर बेसिस पे आपको इजराइल और इन रीजन्स के बीच में अटैक्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अब इतनी डिटेल्ड हिस्ट्री आपको बताने के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे डेफिनेटली पूछना चाहूंगा। पहला तो आप मुझे बताएंगे इजराइल की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है। हालांकि आपको इस मैप में उन प्लेसेस के नाम दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज आप मुझे बताएंगे कि यहाँ की करेंसी क्या है। तो चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा, हमारे तरफ से RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आप रेगुलरली गूगल मीट या जूम के थ्रू, लाइव क्लासेस के थ्रू हमारे साथ जुड़कर प्रिपेयर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस आपके लिए रखे जाएंगे और एंड टाइम पे रिविजन्स के लिए रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जो हमें सबसे अलग बनाता है, हमारा जो बैच स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। कई जगह पे आप देखेंगे कि बैच स्ट्रेंथ इतना ज्यादा होता है कि बच्चे को पर्सनल अटेंशन नहीं मिल पाती, लेकिन हमारे पास जो बैच स्ट्रेंथ है वो कम होने की वजह से ईच एंड एवरी स्टूडेंट को यहाँ पे पर्सनल अटेंशन दिया जाता है ताकि वो इंडिविजुअली ग्रोथ कर सके। और उसके ग्रोथ को मेजर करने के लिए वीकली टेस्ट और एंड में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड मॉक टेस्ट पेपर भी हम लोग कंडक्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़कर इसी पैटर्न पे अपने स्टडीज करना चाहते हैं तो नंबर आपके स्क्रीन पे है 7737653468, जिसके थ्रू आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से रिलेटेड। इन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया है। स्कीम का नाम है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया, और शॉर्ट में इसे बोला जाता है श्रेष्ठ। इस स्कीम के थ्रू NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो आपका प्रेजेंटली सैनिक स्कूल का भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वो एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है और एग्जाम के अकॉर्डिंग जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं स्पेशली शेड्यूल कास्ट कैटेगरीज के, उनको रेजिडेंशियल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करवाया जाता है। बट यहाँ पे भी सिलेक्शन ऑन अ मेरिट बेस्ड किया जाता है और इन सभी एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं। नेक्स्ट न्यूज आता है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। छत्तीसगढ़ के अंदर जो है एक कम्युनिटी है जिसका नाम है बैगा, जिसकी इमेज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। बैगा कम्युनिटी को पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की कम्युनिटी में रहते हुए एक हैबिटेट का लाइसेंस दे दिया गया है। इसका सीधा सिंपल सा मतलब, इंडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मतलब कि आदिवासी आप कह सकते हैं, जंगलों में ये निवास करते हैं और उसी के थ्रू अपना लिवलीहुड चलाते हैं। तो इन लोगों को पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहा जाता है। इनमें से भी कुछ सिलेक्टेड जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं उनको यहाँ पे फॉरेस्ट राइट दिया जाता है, और इसका क्लियर सा मतलब है कि वो लोग फॉरेस्ट को अपने यूटिलाइजेशन के लिए काम में ले सकते हैं, चाहे वो उनका हैबिटेट के रूप में हो, चाहे वो उनका कल्चरल एस्पेक्ट हो, चाहे वो उसके थ्रू अपना लिवलीहुड अर्न करें, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी पे अपनी नॉलेज को बूस्ट करें, एंड ऑल दैट एस्पेक्ट में यहाँ पे वो फंक्शन कर सकते हैं। तो जो बैगा कम्युनिटी है उसको रिसेंटली छत्तीसगढ़ ने ये स्टेटस अवेलेबल करवा दिया है। तो टोटल इंडिया में अभी तक कितने पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के रूप में आइडेंटिफाइड हैं, तो आपका आंसर होगा टोटल 75 जो ग्रुप्स है उन्हें पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की श्रेणी में रखा गया है। इनमें से सिर्फ 3 कम्युनिटी ऐसी हैं जिन्हें ये राइट अवेलेबल किया गया है। वो कम्युनिटी कौन कौन सी है, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है
मध्य प्रदेश के भारिया कम्युनिटी, इन्हें ये राइट दिया गया। सेकंड यहाँ पे कमर ट्राइब है जो कि छत्तीसगढ़ से ही बिलोंग करती है। और थर्ड ट्राइब जो अभी रिसेंटली बैगा कम्युनिटी से आते हैं, इन्हें भी ये ट्राइबल राइट्स जो है वो अवेलेबल करवाया गया है। नेक्स्ट थिंग आप देखेंगे, यूनियन कैबिनेट मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके हेड है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने एक एस्टैब्लिशमेंट को मंजूरी दे दी है। ये एस्टैब्लिशमेंट क्या होगा, इसका नाम है मेरा युवा भारत और शॉर्ट में माय भारत कहा गया है। इसके थ्रू क्या किया जाएगा, जो टेक्नोलॉजी है वो जितने भी यूथ जनरेशन है उनके साथ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करने के लिए ये इनिशिएटिव रखा गया है, ताकि युवाओं के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा सके। अगली न्यूज आपको देखने को मिलेगी गोवा के कैशू को लेकर। ये बेसिकली अगर आपने नहीं देखा हो तो ये कैशू का एक फ्रूट है, जिसमें से ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग एज अ कैशू या काजू के रूप में आप लोग जानते हैं और यूटिलाइज करते हैं। और इसका जो ये नीचे वाला पार्ट है जो आपको येलोइश ऑरेंजिश रेडिश कलर में देखने को मिल रहा है, इसको की यूज किया जाता है वहां पे स्पेसिफिकली वाइन बनाने के लिए और अल्कोहलिक बेवरेज बनाने के लिए। तो इसको गवर्नमेंट की तरफ से जीआई टैग अवेलेबल किया जा चुका है। जीआई क्या मतलब क्या है, ज्योग्राफिक इंडिकेशन। और किसी को भी अगर ज्योग्राफिक इंडिकेशन का टैग मिल जाता है, इसका क्लियर सा मतलब है कि वहां के लोग इसको पॉपुलरली यूज कर पाएंगे अपने नॉर्मल फंक्शंस के लिए। अगली न्यूज आती है कि भाई इंडिया को एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स इशू किया गया, उसमें इंडिया को 125 कंट्रीज में से 111th रैंक दिया गया, जिसको कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्लेम किया है कि भाई हम इसे रिजेक्ट करते हैं, हम इसे मानने वाले नहीं हैं। रीजन कुछ ऐसा है कि भैया 2022 में इंडिया को रैंक दिया गया था 107 121 कंट्रीज में वर्ल्ड में। उस टाइम पे 121 कंट्रीज को नापा गया था, तो इंडिया की रैंक 107 थी। अब कंट्रीज को बढ़ा के किया गया 125 और इंडिया की रैंकिंग कर दी 111। तो क्या इंडिया एक ऐसे नेशन के रूप में आता है कि वर्ल्ड वाइड इतने ज्यादा लोग हंगर से पीड़ित हैं, भुखमरी से पीड़ित है? तो आप अगर अपने आसपास के सराउंडिंग में देखेंगे तो आपको लगेगा कि भैया ये रैंकिंग तो बिल्कुल ही गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि आप देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग स्कीम्स चलाई जाती है, जहां पे डिफरेंट स्टेट में ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को जो कि बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं, एपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको फ्री रेशन अवेलेबल करवाया जाता है। और कहीं कहीं पे मिनिमम 2 रुपीज अ किलोग्राम पे भी इनको रेशन प्रोवाइड किया जाता है। इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे जैसे राजस्थान की ही बात करूं तो इंदिरा रसोई स्कीम यहाँ पे चलाई गई है। ठीक है, वहां पे आपको जस्ट नॉमिनल 8 रुपीज में खाना अवेलेबल होता है। तो क्या आप इतने गरीब हो गए कि आपको वर्ल्ड में 111th रैंक दिया जाए? तो ये जस्टिफाइबल नहीं है। इतना ही नहीं, इंडिया का जो नेबर है पाकिस्तान, अगर आपने न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पे देखा होगा, वहां पे एक एक आटे के बैग के लिए वहां पे लोग लड़ मरते हैं, पिकअप पे चढ़ जाते हैं, लूट लेते हैं उसको। उसके बावजूद पाकिस्तान की रैंकिंग इंडिया से अच्छी बताई गई है। तो ये एक जस्टिफाइबल रिपोर्ट नहीं है। फिर भी आपको इंडिया के रैंक यहाँ पे याद रखनी है, क्योंकि इन्होंने ये अवेलेबल करवाया। इंडिया को 28.7 का स्कोर दिया गया। इंडिया में बताया गया कि अंडर नरिश्ड है 16.6% बच्चे, जो मतलब अपनी रिक्वायरमेंट से कम नरिशमेंट ले पा रहे हैं। अंडर 5 में मॉर्टेलिटी रेट मतलब कि 5 साल से कम के जो बच्चे हैं वो 3.1 पर 1000 मर जाते हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है। एनीमिया परविलेंस रेट यानी कि आप में हीमोग्लोबिन की कमी होना एनीमिया कहलाता है। तो वो 15 से 24 ईयर्स के जो वुमेन्स हैं उनमें 58.1% वुमेन्स को एनीमिया की शिकायत है और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। सेम एज चाइल्ड वेस्टिंग रेट भी यहाँ पे बताई गई, जो भी 18.7% और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बताया गया है यहाँ पे, जिसको कि इंडियन गवर्नमेंट या कोई भी मानने को तैयार नहीं होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आप सभी को पहले सेशंस में मैं बता चुका हूं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से रिलेटेड। ये ऐसे कॉरिडोर होते हैं जिनका बेसिक फंक्शन क्या होता है,
जो गुड्स ट्रेन्स होती हैं, जो सामान को लेकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रैवल करती हैं, उनके लिए अलग से एक ट्रैक जनरेट किया गया है, जिसे नाम दिया गया ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसका बजट था अराउंड 51,000 करोड़। उसको यूज करते हुए इसका फर्स्ट ट्रायल रन किया जा चुका है। 401 किलोमीटर लंबे इस रेल रूट पे न्यू सनहेवाल जो कि पंजाब में है, वहां से लेकर न्यू कुर्जा जो कि उत्तर प्रदेश में है के बीच में एक गुड्स ट्रेन चलाकर इसका ट्रायल इनॉग्रेशन रन कंप्लीट कर लिया गया। इससे क्या होगा, इंडिया में सामान जो है वो आसानी से और बेहद जल्दी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर किए जा सकेंगे। नेक्स्ट न्यूज आता है इंडियन आर्मी से रिलेटेड। इंडियन आर्मी के कुछ पर्सनल्स जो थे वो कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन 2023 में पार्टिसिपेट करने गए थे, जहां पे उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और गोल्ड मेडल आप जानते हैं रैंक 1 को दिया जाता है। तो कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था, यूनाइटेड किंगडम के वेल्स में ऑर्गेनाइज किया गया था। और इंडियन आर्मी की इस कंटिजेंट ने वर्ल्ड में रैंक 1 हासिल करते हुए इस मेडल को हासिल कर लिया है। तो आपके लिए एक प्राउड मोमेंट यहां पे जरूर बनता है। नेक्स्ट न्यूज आती है सागर परिक्रमा। अगर आप पिछले 1-2 साल से फॉलो कर रहे हैं तो रेगुलर बेसिस पे आपने सागर परिक्रमा के बारे में सुना है। सागर परिक्रमा एक ऐसा स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया जाता है, इंडिया के जो कोस्टल एरियाज है वहां पे ट्रैवल करते हैं, और ट्रैवल करने के बाद जो फिशरमैन्स हैं उन लोगों की समस्याओं को सुना जाता है और उनको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे काम करती है। तो सागर परिक्रमा का 9th एडिशन 7 अक्टूबर 2023 को रिसेंटली लॉन्च कर दिया गया है। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कहां से स्टार्ट होगा, तो थोंडी नाम का एक प्लेस जो कि तमिलनाडु के रामनंद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां से लेकर चेन्नई तक ये ट्रैवल करने वाले हैं। और जितने भी फिशरमैन्स और उनसे रिलेटेड लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे और उनका सॉल्यूशंस अवेलेबल करवाई जाएगी। नेक्स्ट न्यूज आता है इंडियन आर्मी के ईस्टर्न कमांड से रिलेटेड। इन्होंने ईस्ट टेक 2023 के नाम से एक शोकेस इवेंट को लॉन्च किया। ये इवेंट क्या करेगा, असम और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर यहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज का हम यूटिलाइजेशन करते हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करने का काम करेगा, ताकि बाकी लोगों को भी इंडियन आर्मी से जोड़ने में हेल्प की जा सके। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट किया विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम जो कि कहां पे है, लंदन में है, उनके साथ। इस एग्रीमेंट के थ्रू क्या काम किया गया, एक पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट है जिसका नाम है वाघ नख, जिसे कि वापस इंडिया ले आए हैं 3 सालों के एग्रीमेंट के लिए। वाघ नख यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये पॉपुलरली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के टाइम पे आप देखेंगे, मिडिवल टू मॉडर्न में यहाँ पे जो इंडियन किंग्स वगैरह थे वो इसका यूज करते थे। इसका एक फेमस यूज था छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आपने ऑब्वियसली सुना हुआ है। इन्होंने इसी वाघ नख का यूज करते हुए अफजल खान को डेथ पहुंचा दी थी, मतलब अफजल खान को इन्होंने मार डाला था इसी वाघ नख इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए। तो ये इंडिया का है, इंडियन ओरिजिन है, इंडिया में म्यूजियम्स में होना चाहिए। तो लंदन से इसे वापस लाने के लिए गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया है। नेक्स्ट न्यूज आती है राजस्थान से रिलेटेड। तो राजस्थान ने वैली क्यून हेरिटेज ट्रेन के रूप में एक ट्रेन को यहाँ पे चलाया है, जो कि बैकग्राउंड देखकर आप समझ पाएंगे कितना शानदार टूरिस्ट वैल्यू के लिए इस ट्रेन को चलाया गया है। ये ट्रेन मारवाड़ जंक्शन से कमली घाट तक ट्रैवल करेगी और सेम डे रिटर्न होने वाली है। अराउंड 150 ईयर्स ओल्ड जो स्टीम इंजन्स होते हैं उनको डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की जाएगी। ये जो ट्रैक रूट था ये बेसिकली राजा महाराजाओं ने अपने लिए बनवाया था, जिसे यहाँ पे शोकेस किया जाएगा। नेचरिस्टिक ब्यूटी को आपको यहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज आता है इंडिया और बांग्लादेश से रिलेटेड। दोनों ही मिलकर यहाँ पे एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, 11th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसका नाम है एक्सरसाइज समप्रीति। तो आपको याद रखना है एक्सरसाइज समप्रीति किससे रिलेटेड है, तो इंडिया एंड बांग्लादेश से रिलेटेड है। ये
कहां पे ऑर्गेनाइज हुआ? मेघालय के उमरोई नाम के प्लेस पे इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट न्यूज आता है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं, जो कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर और बी.आर. अंबेडकर का इंडिया के बाहर अब तक का सबसे लार्जेस्ट स्टैचू हो जाएगा। 14 अक्टूबर को इसे क्राफ्ट किया गया। कहां पे किया गया? मैरीलैंड में इसे क्राफ्ट किया गया है। एंड इसे बनाने का काम किसने किया है? राम सुतार नाम के पर्सन ने किया है, जो कि बहुत फेमस है। कैसे फेमस है? तो मैंने आपको पहले एक स्टैचू के बारे में बताया था जो अहमदाबाद में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड। कमेंट करके बताइएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड अहमदाबाद में उस स्टैचू का नाम क्या है। तो ये जो स्टैचू है, जिसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहा जा रहा है, डॉक्टर अंबेडकर का 19 फुट लॉन्ग एक स्टैचू है, जिसे यहाँ पे अनवील किया गया मैरीलैंड में। एंड आप सभी जानते हैं बी.आर. अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन में अपने इंपॉर्टेंट रोल के लिए। तो कमेंट करके बताइएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के किस पार्ट के हेड के रूप में फंक्शन कर रहे थे और इन्हें फादर ऑफ डैश कहा जाता है। नेक्स्ट न्यूज आता है बिहार से रिलेटेड। कई लंबे समय से आप देख रहे थे बिहार में एक कास्ट बेस्ड सर्वे जो है वो कंडक्ट किया जा रहा था, और उस कास्ट बेस्ड सर्वे का रिजल्ट जो है वो इशू किया जा चुका है। इसके थ्रू बिहार में ईबीसी यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के 36.01% पॉपुलेशन है, ओबीसी के यहाँ पे 27.12% पॉपुलेशन है, शेड्यूल कास्ट का 19.65% पॉपुलेशन है, शेड्यूल ट्राइब का 1.68% पॉपुलेशन यहाँ पे अवेलेबल है, जबकि अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी की आप बात करें तो 15.52% का यहाँ पे सेंसस में उनका पार्ट है। यहाँ इंपॉर्टेंटली आपको ये भी याद रखना है कि बिहार का ओवरऑल पॉपुलेशन कितना बताया गया? 13,7,25,310 बताया गया है। एंड 2011 के सेंसस से तुलना की जाए तो 10.41 करोड़ की पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है। यहाँ एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, बिहार के उस सीएम का नाम बताएं जिन्होंने इस सर्वे को स्टार्ट करवाया था। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो। ऐसे ही अपकमिंग सेशंस देखने के लिए आप हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इतना ही नहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आपके लिए हम लेकर आते हैं वो कभी भी आप मिस ना करें और इजीली उन सभी को एक्सेस कर सकें। अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू RIMC RMS सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय जैसे एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो नंबर आपके स्क्रीन पे है 7737653468। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।